हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, लैब असिस्टेंट और इसके अलावा जो भी जितनी भी एग्जाम आपके होने वाले राजस्थान की, उन सब के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का एमसीक्यू हम लोग लेकर के आए थे और इसी एमसीक्यू के तहत आज हम बात करेंगे परिवहन एवं पर्यटन। जी हाँ, परिवहन और पर्यटन की बात करने वाले, इन दोनों को एक साथ देखेंगे कि भाई राजस्थान के अंदर परिवहन को लेकर के क्या कहा गया और पर्यटन को लेकर के क्या गया। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, आज है अपना परिवहन एवं पर्यटन। सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारत के उत्तरी पश्चिमी रेलवे की बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर आ जाता है। अब देखो, जिस प्रकार से हम लोग प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं ना, उसी प्रकार से प्रशासन व्यवस्था की बात करें, हमारे जिले हैं, संभाग हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर रेलवे के अंदर भी प्रशासन व्यवस्था आ जाती है। और उस प्रशासन व्यवस्था को लेकर के बात करें तो यहाँ से देखना, यदि आ जाए कि रेल परिवहन की बात करते हैं और इस रेल परिवहन में दो चार स्टेटमेंट हमारे यहाँ से आता है और वो आता है इस रेल परिवहन की प्रबंधक की, इसके प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से आती है, एक तो हमारे राजस्थान में आ जाता है रेलवे जोन। एक तो हमारे राजस्थान में क्या है, रेलवे जोन है और इस रेलवे जोन का नाम है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। एक तो नाम ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। और यदि ऐसा पूछा जाए इस उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ये आपके जयपुर के अंदर है। और एक ऐसा पूछा जाए कि जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 2002 को, जी हाँ 1 अक्टूबर 2002 को उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये आपके जयपुर के अंदर है। एक तो ये याद रखना है। उसके साथ साथ मेरे भाई एक चीज और बता दूं यहाँ से जी, एक आपके यहां से आ जाएगा रेलवे मंडल की बात करें, एक हमारे आ जाएगा रेलवे मंडल। और राजस्थान के अंदर रेलवे मंडलों की बात करें तो उनकी संख्या आ जाती है आपके 5। रेलवे मंडलों की बात करें तो उनकी संख्या आ जाती है आपके 5। और गुरुजी 5 रेलवे मंडल कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन पांचों के अंदर एक तो हो जाएगा आपके जयपुर, एक तो है आपके जयपुर की बात करें, एक हो जाएगा आपके जोधपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर। इसके साथ साथ एक आपके हो जाएगा यहाँ पर अजमेर, एक हो जाएगा आपके अजमेर और एक हो जाएगा आज के कोटा। अर्थात राजस्थान के अंदर 5 रेलवे मंडल हैं। और साथ साथ मेरे बच्चों ये भी याद रख लेना कि ये जो 5 रेलवे मंडल हैं इनमें से 4 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर की बात करें, ये आपके उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन आती हैं। ये जो है ये आपके उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जो है इसके अधीन आते हैं। और यदि हम बात करें कोटा वाले की बात करें तो कोटा वाले जो आते हैं ये आते हैं आपके मध्य पश्चिमी या पश्चिमी मध्य, जी ये आपके आ जाती हैं पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अधीन, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अधीन। तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 2002 को। ये प्रबंधक की व्यवस्था आ जाती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 5 रेलवे जोन भी आते हैं। कौन से, ये भी हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा साहब। जी भाई, है ना, एक तो ये बात यहां से आ जाती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें थोड़ा सा और आगे चले इन रेलवे जोनों को लेकर के, तो भी बहुत सारी बातें आती हैं, वो और आगे देख लेंगे। तो चलो बढ़े आगे यहां से। ओके जी, आगे देखो नेक्स्ट आपके यहां से है कि राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई। तो देखो यहां से यदि बात करूं, मैं राजस्थान की बात करूं, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंदर यदि खास करके हम पर्यटन विकास की बात करें कि राजस्थान के अंदर पर्यटन विकास को लेकर के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, राजस्थान के अंदर पर्यटन के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे यहाँ पर पर्यटन के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो आ जाता है पर्यटन निदेशालय, एक तो आ जाएगा मेरे बच्चों पर्यटन निदेशालय। और ये जो पर्यटन निदेशालय है इसकी स्थापना की गई थी आपके 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। एक हमारे यहाँ पर आ जाएगा पर्यटन विभाग की बात करें, और ये जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1950, इसकी स्थापना की गई आपके 1956 के अंदर, पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आपके हमारे यहाँ से आ जाएगी भाई, एक आ जाएगा हमारे यहाँ पर आरटीडीसी की स्थापना। आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये भी कई बार आता है आरटीडीसी। इस आरटीडीसी को लेकर के यदि पर्सन आए
तो यहाँ पर एक तो आ सकता है आपकी इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1978, या तो ऑप्शन में नवंबर 1978 होगा तो नवंबर 1978 करके आना है, या फिर आपके ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 1979, या होगा आपके ऑप्शन 1 अप्रैल 1979। तो ये 1979 करके आना। और यदि किसी के मन में ऐसा आए कि गुरुजी दोनों आ जाएं, क्या करके आना है, तो फिर करके आना आपको नवंबर 1978। तो आरटीडीसी को लेकर के भी आपको ध्यान में रखना है। जी भाई अशोक मीना आगे बेटा, वो लिस्टिंग में कुछ टेक्निकल लिस्टिंग करने के लिए जो कोडिंग होती है ना, वो कोडिंग नहीं हो पा रही, कुछ शब्द हैं जिसको लेकर के अमेजोन वगैरह उसको रिजेक्ट कर रहा है। जी, एक हमारे यहाँ से आ जाता है इसी राजस्थान को लेकर के कि आता है कि पर्यटन को, एक आता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, और राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। अब प्रश्न तो ये भी आता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो मेरे बच्चों ये दिया गया आपके मार्च 1989 के अंदर ये दिया गया था। और यदि पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, तो ये नाम आ जाएगा आपके मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति है। और इस मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। एक यदि और बता दूं यहाँ से, एक आ जाएगा राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आता है पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, पर्यटन पुलिस बल। जी हाँ, पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया। एग्जैक्ट पर्सन आता है कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म विकास के लिए पर्यटन पुलिस बल का गठन कब किया गया, तो पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया था आपके 1 अगस्त 2000 को। ये किया गया आपके 1 अगस्त वर्ष 2000 को। एक आपके यहाँ से प्रश्न आ जाए कि पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत, ये भी आता है पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत। तो हमारे यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई, ये भी तो प्रश्न बनता है। और भाई इसकी शुरुआत की गई थी आपके 17 सितंबर वर्ष 1991, 17 सितंबर वर्ष 1991 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। 17 से 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर वर्ष 1991 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसकी स्थापना को लेकर के ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आ जाए कि राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1955 के अंदर। 1955 के अंदर 1978 में क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। 1978 में इसे दिया गया था आरटीडीसी का दर्जा, और 1989 की बात करें इसको दिया गया था आपके उद्योग का दर्जा। और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था साहब। चलें आगे। ओके भाई आगे देखो जी, अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपके यहां से जाएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये तो सीधा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें ये कब मनाया जाता है, देखते हैं ये कौन बताता है भाई। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये आपके मनाया जाता है 25 जनवरी, ऑप्शन डी। जी हाँ, 25 जनवरी आ जाएगा आपके राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा यहाँ पर आपके एक ऑप्शन है 18 मई, तो 18 मई को आ जाएगा विश्व म्यूजियम दिवस। 18 मई की बात करें इस दिन आपका मनाया जाता है विश्व म्यूजियम दिवस। विश्व म्यूजियम दिवस, ये जो विश्व म्यूजियम दिवस है ये आपके मनाया जाता है 18 मई। 27 सितंबर की बात करें, ये जो 27 सितंबर है इस दिन आपके क्या होता है, इस दिन आपके होता है भाई विश्व पर्यटन दिवस की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकता हूं या ये भी कह सकता हूं विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को आ जाता है विश्व हेरिटेज दिवस। जी हाँ, 18 अप्रैल की बात करें इस दिन आपका हो जाता है विश्व हेरिटेज दिवस। जी हाँ, विश्व हेरिटेज दिवस आता है आपके 18 अप्रैल। तो 18 मई विश्व म्यूजियम दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 18 अप्रैल विश्व हेरिटेज दिवस। और भाई साहब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो ये आपके आ जाता है 25 जनवरी को। ये कब आता है आपके 25 जनवरी की बात करें ये आपके यहां से आ जाता है। जी हाँ, चलें आगे। ओके भाई
आगे देखो, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां प्रारंभ हुई थी? यदि ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान में प्रथम ट्रेन, जी हाँ, राजस्थान में प्रथम ट्रेन की बात करें कि राजस्थान के अंदर पहली बार ट्रेन कब और कहां से चली भाई, तो राजस्थान के अंदर पहली बार ट्रेन जो चली थी, ये चली थी आपके अप्रैल 1874 के अंदर। एक तो एग्जैक्ट याद रखना कि कब चली थी, तो ये चली थी आपके अप्रैल 1874 के अंदर। कब चली? अप्रैल 1874 में। और यदि ये पूछे जाए कहां से कहां, तो ये चली थी आपके आगरा फोर्ट से, जी हाँ, ये चली थी आपके आगरा फोर्ट से। और कहां पर? बांदी कुई के बीच में, आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच में। और ये बांदी कुई जो है ये वर्तमान में पड़ता आपके दौसा के अंदर। तो आगरा फोर्ट से लेकर के दौसा कह दो, या आगरा फोर्ट से लेकर के और बांदी कुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन आपका बांदी कुई था। और जिले की बात करें तो ये हो जाएगा आपके दौसा। तो आगरा से दौसा का भी नाम आ सकता है, या फिर आगरा से लेकर के बांदी कुई तक का भी नाम आ सकता है। आगरा फोर्ट से लेकर के बांदी कुई का नाम भी आ सकता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां पर किया गया? राजस्थान के अंदर पहली बार, राजस्थान के अंदर पहली बार सरकारी बस सेवा की बात करें गुरुजी, इसका संचालन जो ना कब और कहां से किया गया? यदि राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि सरकारी बस सेवा की बात करें, इसका संचालन कब और कहां से किया गया, तो यहां पे देखो दो चार चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक तो आ जाए कि राज्य में सर्वप्रथम, स्टैटिक डाटा है ये, राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा, सरकारी बस सेवा, जी हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा की बात करें, ये कहां से और कब चली? तो बेटा इसकी शुरुआत हुई थी, और ये चली कहां थी? टोंक से चली थी। इसकी शुरुआत हुई थी आपके टोंक से, और कब? 1952 के अंदर। तो ये तो हो गया आपका जवाब, 1952 के अंदर, ऑप्शन बी। लेकिन यहां से आप एक दो बातें और पढ़ सकते हो साहब। एक दो ये कि हमारे यहाँ पे जो सरकारी बस सेवा का जो संस्थान है उसका नाम है RSRTC। आता कि नहीं आता? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान रोडवेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्थान रोडवेज। उस राजस्थान रोडवेज के अंदर कभी बैठोगे ना, टिकट लोगे, या उसके ऊपर लिखा मिलेगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, या उसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और यदि हम बात करें, है ना भाई, यदि हम इसकी बात करें तो RSRTC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 अक्टूबर 1964 को। और इसका मुख्यालय जो है ये वर्तमान में हमारा मुख्यालय है जयपुर के अंदर। तो 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना की गई जयपुर के अंदर, ये भी याद रखना। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इसको लेकर के एग्जाम में एक प्रश्न और आता है, और वो आता है आपके रिडकोर। ये पूछ लेते हैं कि रिडकोर क्या है, ये पूछ लेते हैं, या किसी एग्जाम में, तो पहले तो एग्जामों में इस रिडकोर की फुल फॉर्म भी आई हुई है। रिडकोर की बात करें, इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई है। गुरुजी इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? बताओ बताओ मोना, शाबाश। हाँ भाई जी, इसकी भी चर्चा करते हैं बेटा। अजीत भूपेश करते हैं चर्चा। रिडकोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। ये आपके रिडकोर है साहब। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है अपने यहाँ पर स्टेट हाईवे व मेगा हाईवे का विकास। मेगा जो हाईवे आता ना, मेगा हाईवे का विकास, स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे के विकास का काम कौन करता है? रिडकोर करता है सब। और इस रिडकोर की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी और कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो इस रिडकोर की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी आपके नवंबर 2004 में, और इसने कार्य करना प्रारंभ किया था आपके अप्रैल 2005 के अंदर। क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिडकोर की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई हुई है। ये भी पूछा गया पुलिस कांस्टेबल में रिडकोर को लेकर के कि भाई इसका काम क्या है। और यहाँ पे सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर ये आपके पूछा गया है इसका संगठन को लेकर के जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो अब राजस्थान में प्रथम सरकारी बस सेवा टोंक 1952 से। इसके अलावा एक दो बातें और थी, RSRTC और एक थी आपके रिडकोर। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं ताकि चीजें आपको याद हो सके साहब। जी हाँ, SSC अड्डा ले सकते हो भाई जी।
चलो आगे बढ़े यहाँ से। सर एक क्लास राजस्थान वर्तमान में कौन क्या क्लास लो, कल ले आएंगे बेटा, वर्तमान में कौन और क्या है। हाँ जी आगे चलो साहब। नेक्स्ट आपके यहां से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित यहां पर कीजिएगा। अब मैं आपको यहां पे 2 चीजें बता देता हूं इस प्रश्न के साथ। यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर वायु परिवहन की बात करें, आपके एग्जाम में यदि वायु परिवहन का प्रश्न आएगा ना, तो इस वायु परिवहन के प्रश्न में आपके 2 ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा प्रश्न बनने की संभावना हमारे यहाँ पे कम है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डे कौन से हैं, सैन्य हवाई अड्डे, क्योंकि सैन्य हवाई अड्डों को लेकर के इन दिनों चर्चा के अंदर है। सैन्य हवाई अड्डे को लेकर के इन दिनों चर्चा के अंदर है। क्यों? क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हो सकता है सैन्य हवाई अड्डों को लेकर के प्रश्न आ जाए। तो एक तो ये देख लो भाई, सैन्य हवाई अड्डों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा राजस्थान का मैप बना देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि भाई कौन सी विषय वस्तु कहाँ पर है। तो एक तो आपके यहाँ पर आ जाएगा, एक तो ये है यहाँ पर, और इसकी बात करें इसका नाम हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा, सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा, सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा। और मेरे गुलगुलो ये है कहां पर, गंगानगर के अंदर। तो एक तो हो जाएगा सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा जो कि आपके गंगानगर के अंदर है साहब। सोली विधानसभा भी करा देंगे बेटा, वापस से करा देंगे। एक आपके यहां से आ जाएगा बीकानेर हवाई अड्डा, एक है आपके बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा, बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा, बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा। और देखो इसका नाम तो बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा है, लेकिन ये बेसिकली बीकानेर में है कहां पर, ये बीकानेर के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नाल, उसका नाम है नाल। तो नाल में है, तो इसलिए याद रखना इसको नाल हवाई अड्डा भी बोलते हैं। और ये जो हवाई अड्डा है ये आपका भूमिगत हवाई अड्डा है, ये जो है आपका भूमिगत हवाई अड्डा है साहब। ये कैसा है, भूमिगत हवाई अड्डा है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आपके आ जाएगा यहां पर जैसलमेर, जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा, जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा, और ये आपके जैसलमेर में है। एक आ जाएगा मेरे गुलगुलो बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा, बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा। और बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डे की बात करें तो ये जो है ये आपके उत्तरलाई में है, ये जो है आपके उत्तरलाई के अंदर है, और ये उत्तरलाई में है तो इसको उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा भी कह दिया जाता है। ठीक है साहब। हवाई पट्टी कितनी है राहुल, उसकी भी चर्चा कर लेंगे बेटा, क्यों चिंता करता है जी। उसके बाद में एक आपके यहां से आ जाएगा फलोदी सैन्य हवाई अड्डा, एक हो जाएगा फलोदी सैन्य हवाई अड्डा, जी हाँ फलोदी सैन्य हवाई अड्डा, और ये कहां पर है, फलोदी में है। और एक हो जाएगा आपके जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा, जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा। और बेसिकली जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे की बात करें ये आपके कहां पर है, तो ये आपके रातानाडा के अंदर, रातानाडा के अंदर। या तो इनसे प्रश्न ये आएंगे कि राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डे, तो 6 हो जाएंगे साहब, 6 हो जाएंगे साहब। जी हाँ सर, गीता समोता CSF वाली कार्यकर्ता है जी। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर के ऊपर है साहब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं है, वो सिंपल वाले पर है ना। चलो उसके बाद देखो एक तो आपके यहां से आ जाएगा, एक यदि हम बात करें एक आ जाएंगे आपके नागरिक हवाई अड्डे, एक हो जाएंगे नागरिक हवाई अड्डे। और नागरिक हवाई अड्डों की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तो याद रखना नागरिक हवाई अड्डे, इन हवाई अड्डों का संचालन कौन करता है, याद रखना अपने देश के अंदर जितने भी हवाई अड्डे हैं कौन से, नागरिक। और नागरिक हवाई अड्डे जो है ना उनका संचालन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सर जी करंट अफेयर्स में 10-15 पेज है ना, किसमें है ना, इसका संचालन कौन करता है, तो ये करता साहब सर नागौर में कोई अड्डा नहीं, क्या बना लेते नागौर में भी, छोड़ें क्यों, हाँ भाई जी। तो यहां देखो इसका संचालन कौन करता है, जितने भी नागरिक हवाई अड्डे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहां से आ जाता है साहब
कि गुरुजी राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो छोटा सा मैप बना देता हूँ और इस छोटे से मैप के साथ बताता हूँ कि गुरुजी अपने यहाँ पर कौन कौन से हैं। जैसे एक तो आपके आ जाएगा बीकानेर हवाई अड्डा, एक तो क्या हो जाएगा बीकानेर हवाई अड्डा जी, और ये बीकानेर हवाई अड्डा वही आपके नाल क्षेत्र में है तो नाल वाला हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा, जी हाँ जैसलमेर हवाई अड्डा आ जाएगा साहब। एक आपके वही हो जाएगा बाड़मेर हवाई अड्डा, बाड़मेर हवाई अड्डा, और ये जो बाड़मेर हवाई अड्डे की बात करें ये आपके उत्तरलाई में है, ये आपके कहाँ पर है, उत्तरलाई के अंदर है। ठीक है गुरुजी। एक हो जाएगा आपके जोधपुर हवाई अड्डा, एक आपके है जोधपुर हवाई अड्डा, और भाई साहब ये जो जोधपुर हवाई अड्डा है ये आपके कहाँ पर है, रातानाडा में है, रातानाडा में है। इसके अलावा एक हो जाएगा आपके जयपुर हवाई अड्डा, एक हो जाएगा आपके जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा। और ये जो जयपुर हवाई अड्डा है इसकी यदि हम बात करें तो याद रखना ये आपके है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक तो ये डिटेल है इसकी साहब, अच्छी बात है गुरुजी। एक यदि हम बात करें ये आ जाएगा इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करता है अडानी ग्रुप, इसका संचालन कौन करता है, अडानी ग्रुप। एक आपके यहां से आ जाएगा किशनगढ़ हवाई अड्डा, एक हो जाएगा आपके यहां पर किशनगढ़ हवाई अड्डा, और ये किशनगढ़ हवाई अड्डे की बात करें यहां पर है आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पर आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें इसकी स्थापना की गई है। एक आपके कोटा हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा। वैसे जयपुर हवाई अड्डा वाला ये कहां पर है, ये सांगानेर में है, इसलिए इसको सांगानेर भी कह देते हैं। और एक हो जाएगा आपके उदयपुर हवाई अड्डा, उदयपुर सॉरी इसका नाम है महाराणा प्रताप, इसका नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। और ये जो है ये आपके है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में भी कहाँ, डबोक में, इसलिए इसको डबोक एयरपोर्ट भी कह देते। तो राजस्थान के अंदर ये एयरपोर्ट है साहब, जी है ना जी, ये आपके एयरपोर्ट है साहब। इसके अलावा राजस्थान में और कोई एयरपोर्ट नहीं है गुरुजी, सुनिए ना। नागरिक अड्डे और इस हवाई अड्डे, सैन्य हवाई अड्डे में क्या अंतर है बेटा, सैन्य हवाई अड्डे वो हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेना के फाइटर प्लेन वो उतरते हैं, है ना, सेना के फाइटर प्लेन उतरते हैं, सेना ही यूज करती है, इसके अलावा और कोई काम में नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आपके यदि हम बात करें नागरिक हवाई अड्डे, तो ये आम नागरिकों के लिए है, ये आपके आम नागरिकों के लिए। ऐसा ड्रीम टीचर, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, सुनीता बड़ी आगे जी, ये बात है यहां से। अब देखो इस प्रश्न को कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। अब सूची 1 को हमें क्या करनी है, सूची 2 के साथ मिलानी है, मतलब जोड़े मिलाना है। हमें क्या मिलाना है, जोड़े मिलाने हैं साहब। मिला के देखो जोड़ा। देखो पहला यहां से रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें, रातानाडा हवाई अड्डा, और बेसिकली एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो रातानाडा वाला कहाँ है, जोधपुर में है। सांगानेर हवाई अड्डे की बात करें ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की बात करें ये आपके उदयपुर में है, और किशनगढ़ हवाई अड्डा ये आपके अजमेर में है। तो ऑप्शन ए में होगा 4, ऑप्शन ए में 4, सी में नहीं है, काट दो, काटो जी। बी में होगा 2, बी में 2, ए में नहीं है, इसको भी काट दो जी। आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप सी में होगा आपके 1, सी में 1 यहां पर है, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। चलो ऑप्शन डी अगला है, यहां से और आगे देखें। अगला है कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत या विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य की बात करें, इसको विश्व धरोहर की बात करें, इस विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है साहब। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बेसिकली अलग तरीके से लिखते हैं बेटा, 2 4 5 बातें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कहाँ हम आ जाएंगे। यदि आ जाए कि राजस्थान से,
है ना, यूनेस्को धरोहर में शामिल आ जाएगा कि राज्य में यूनेस्को धरोहर, लिखता हूं मैं यहां पर कि राज्य में यूनेस्को धरोहर, राज्य में यूनेस्को धरोहर की बात करें कि हमारे यहाँ पर यूनेस्को धरोहर कौन कौन सी हैं, राज्य में यूनेस्को धरोहर कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं सब। राज्य में यूनेस्को धरोहर कौन कौन सी हैं, देखें यहां से। ओके साहब, देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर एक डाटा तो आता है प्राकृतिक स्थल का, प्राकृतिक स्थल की, प्रकृति का ऐसा कोई स्थान जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया और उसका नाम आता है घना पक्षी विहार। याद आ गया, घना पक्षी विहार, और इसे शामिल किया गया था 1985 में। तो घना पक्षी विहार की बात करें और इसको शामिल किया गया 1985 के अंदर जी। उसके बाद यदि हम बात करें, एक कैटेगरी तो ये हो गई, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपके यहां से आ जाती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला की दृष्टि से एक तो हमारे यहां पर 8 चीजें शामिल की गई हैं। एक तो जंतर मंतर, एक तो आ जाएगा आपके जंतर मंतर, और ये जंतर मंतर कहां पर है, जयपुर के अंदर है। इसको शामिल किया गया था वर्ष 2010 में। जंतर मंतर को शामिल किया गया वर्ष 2010 के अंदर। सर अगर हवाई अड्डा बनाना पड़े, क्या कह रहा है सर, अगर हवाई अड्डा बनाए तो कितने गांवों की जमीन बेचनी पड़ेगी? बेटा अपना गांव कटे हैं, तो अपना तो खुद की 2-4-5 बीघा जमीन है। तेरा मेरी जमीन बेचा, हवाई अड्डा बना कोने मेरा गुलगुला। हाँ भाई बोला मानस, तेरा मेरी जमीन बेचने पर हमारे यहाँ हवाई अड्डा बनेगा नहीं। तो हवाई अड्डे की बात कर रहा है साहब, तो हवाई अड्डे की बात कर रहा हूँ मैं। तो तेरे मेरे बेचने से ना, मैं कह रहा हूँ छोटा सा ना, हम 2-4 दिन घूम के भी नहीं आए, ऐसी स्थिति है भाई साहब। तो अपने तेरे मेरे कहाँ क्या है, अपन हम हाँ खुद की छोड़ के गाँव की तो बेच सकते हैं, अलग विषय है जी। तेरे मेरे बेटा ऐसा है क्या, ना तेरे कुछ ना मेरे कुछ, तभी तो मजदूरी कर रहे हैं। हाँ भाई तभी तो मजदूरी कर रहे हैं मेरे बच्चे। नहीं अपन भी यदि इतनी जमीन होती कि हवाई अड्डा बना देते तो यहाँ थोड़ी होते, हम भी अंबर में घूमते। शौक तो अपने को भी, लेकिन पैसे नहीं है, सीधी सी बात यही है। गुरुजी झालामंड में हवाई अड्डा, झालामंड में है ना हवाई अड्डा, सुमन कुमावत करे गुरुजी, जोधपुर झालामंड में भी है ना हवाई अड्डा, है ना। हाँ वहां पर मेरी हाईबूसा उतरती है सुमन। तो ये झालामंड की है क्या? ये सुमन कुमावत मेरे घर के पास की है भाई, मैं भी झालामंड में रहता हूँ, ये मेरे घर के पास ही। कभी देख ली होगी मेली हाईबूसा को उतरते हुए कि गुरुजी हाँ झालामंड में भी वो एयरपोर्ट है। हाँ मेली हाईबूसा उतरती बेटा रोज ना शाम को 6 बजे, यूं झालामंड सर्किल से यूं जाती है बाईपास की तरफ, सो साउंती। झालामंड में एयरपोर्ट है मेरी बेटा। अपने झुंझुनू में नाम चले तेरे यार को काका, वाह कहाँ चलता है नाम ये तो बता। इस बार झुंझुनू आ रहा है बेटा 15-16 तारीख को, फिर देखूंगा तो कहाँ चलता है नाम जी। हवाई पट्टी दो भाई, सिर्फ अड्डा, हवाई पट्टी भी नहीं अपनी, अपनी हिम्मत कहाँ हवाई पट्टी बनाने की दादा। आ जाओ, अपनी हिम्मत है, हम तैयारी करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, कि कैसे न कैसे करके भगवान भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गई यूपीएससी, कैसे भी करके ना एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाए, फिर देख लेंगे, ब्याह हो जाएगा। अपनी है हिम्मत इतनी, नहीं तो या तो अपनी 2 हिम्मत है, या तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर ले, शादी हो जाएगी, नहीं तो भाई साहब ट्रेन पकड़ ले। कहाँ की, अब तुम समझ गए हो, नहीं ब्याह यहाँ नहीं है, शादी यहाँ नहीं है। अब तुम देख लो मेरे भाई, कब आ रहा हूँ सर जी, मैं 15 के बाद आऊंगा। तो अपनी हिम्मत 2 ही है, या तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करके वो लग जाए, नहीं तो ट्रेन पकड़ ले दूसरी। अब तुम देख लो कौन सी है। आ जाओ, तो जंतर मंतर को शामिल किया था जयपुर 2010 में। उसके बाद में 2013 के अंदर हमारे यहाँ पे 6 दुर्गों को शामिल किया गया, जिसमें 2013 में सीधा लिखता हूं मैं, 6 दुर्गों को शामिल किया। अब तो समझ जाओगे ना, 6 दुर्गों को शामिल किया साहब, 6 दुर्ग थे, इनको शामिल किया गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे, चीकू गाजर आम गागरोन जैसलमेर रणथंबोर चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और आमेर की बात करें, वो आपके यहाँ से आ जाता है। उसके बाद में एक आ जाएगा 2019 और 2019 में शामिल किया गया था आपके जयपुर परकोटा, इसको शामिल किया। ठीक है गुरुजी, इतना हो गया। उसके बाद में एक आपके यहां से आ जाता है कि सांस्कृतिक धरोहर, और सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, इस सांस्कृतिक धरोहर के अंदर शामिल किया गया आपके कालबेलिया नृत्य को।
कालबेलिया नृत्य, और कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था वर्ष 2010 के अंदर। तो लगाओ टिक ऑप्शन बी के, ऑप्शन बी हो जाएगा साहब। हाँ जी 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 चलो आगे। हाँ, और एक हमारे यहां पर एक कैटेगरी और आती है, और वो आती आपके हमारे यहां पर क्रिएटिव सिटी। क्रिएटिव सिटी, और क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया आपके जयपुर को शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया? 2010 के अंदर। तो क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया जयपुर 2010 के अंदर। बस इतनी सी बात है साहब। तो यहां पर कालबेलिया नृत्य को कब शामिल कर दिया गया? 2010 के अंदर, ऑप्शन बी। चलो आगे। ओके मेरे बच्चों, आगे देखो तो ये रट देना कि राजस्थान के अंदर यूनेस्को धरोहर कौन कौन से किसी भी प्रकार से पर्सन आ सकता है। जी, कैसे भी पर्सन आ सकता है भाई साहब। अगला है, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? राजस्थान के अंदर प्रथम पर्यटन नीति की बात करें, इसकी घोषणा कब की गई? अब बेटा यहाँ पे प्रथम पर्यटन नीति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना कई चीजें आती हैं साहब, कई चीजें आती है, और वो सब आपको आना ही चाहिए मेरे भाई, है ना। वो सब आपको आना ही चाहिए। गुरुजी वो क्या है? तो वो एक तो आपके यहाँ से आते हैं राजस्थान में पर्यटन की नीतियां आपको आती हैं क्या? बताओ दिखा। काकू झालामन धूड़ो उड़े काकू। हाँ, झालामन में तो बड़ा आ तो सही कहे। आप में से कौन कौन है झालामंड के बताना भाई, यहां से ऐसा कोई है तो झालामंड का है। हाँ जी, चलो देखो यहां से। तो यहां पर प्रथम पर्यटन नीति छोड़ो, मैं यहां पे लिखता हूं राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु नीति। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु नीतियां। और ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां हैं। राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां हैं, ऐसा एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपके लिए पहला प्रश्न तो बता दूं, वो आ जाएगा राजस्थान पर्यटन नीति। जी हां, एक तो आ जाता है राजस्थान पर्यटन नीति, और इसके अंदर दो डाटा है। पहला तो ये आता है कि बताओ प्रथम पर्यटन नीति कब आती है, और दूसरा डाटा ये आता है कि बताओ राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति कब आई। तो पहला प्रश्न तो ये कि राजस्थान में पर्यटन नीति की बात करें, पहली कब आई थी? 27 सितंबर वर्ष 2001 को पहली आई थी, 27 सितंबर 2001 को, क्योंकि 27 सितंबर को मनाया जाता है आपके विश्व पर्यटन दिवस। और उसके साथ साथ नवीनतम की बात करें, यदि पूछे नवीनतम, तो ये आई थी आपके 9 सितंबर 2020 को। यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न तो इसके बाद बनने प्रारंभ हुए हैं। प्रश्न तो इसके बाद बनने प्रारंभ हुए, यहां तक तो बहुत आसान सा था। और यदि एग्जाम में आएगा तो ये तो तमन्ना भाटिया भी करके आएगी, उसकी चिंता नहीं है। यदि ये प्रश्न आया ना कि राजस्थान की पहली नीति कब आई, तो भाई साहब आलिया भट्ट तो छोड़ो, तमन्ना भाटिया भी चेप के आ जाएगी, इसकी चिंता नहीं है मुझे, है ना। क्योंकि तमन्ना भाटिया तो खुद बेचारी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही है जी। अब प्रश्न यहां से आता है कि गुरुजी अब थोड़ा सा और आगे चले कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई। एक प्रश्न तो यह बताओ, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें, ये कब आई? ये तो जवाब आपको देना होगा साहब, क्योंकि एग्जाम में आया है। एक आपको यहां से देना होगा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति, ये भी जवाब देना होगा। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करें, यह भी स्टेटमेंट आपको देना होगा। जी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति साहब, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करें, यह भी देना होगा। तो एक आपको यहां से बताना होगा राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति की बात करें, एक बताना पड़ेगा आपको राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति। जी हां, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति की बात करें, यह कब आई, तो यह भी बताना होगा साहब। और इसके साथ साथ एक और बताना पड़ेगा, राजस्थान टूरिज्म इकाई, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, एक नीति और है। ये तो सबके लिए गले की फांस होगी कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। यदि ये बता दोगे तो मैं मान लूंगा तुम एकदम अपडेटेड हो। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, तुम एकदम अपडेटेड हो, एकदम अपडेटेड हो साहब। यदि ये बता दोगे तो एकदम अपडेटेड हो, और नहीं हो तो फिर अपना राजस्थान ज्योग्राफी का बैचअप पढ़ लेना, बता के तो जाऊंगा। वैसे यहां भी बताऊंगा, इसकी चिंता नहीं है साहब जी। यहां से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें, ये कब आई, तो याद रखना ये आई आपके जुलाई 2021। पहले पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020, उसके बाद में प्रकृति की बात आती है तो ये आपके आ जाती है जुलाई 2021 साहब।
इतनी नीतियां कौन याद करे भैया? सैलरी लेनी है तो इतनी नीतियां याद करनी होंगी। और सैलरी नहीं है, सैलरी के बाद हाँ, एक अग्निवेदिका के चारों तरफ घूमना है कि नहीं है? यदि जिसको अग्निवेदिका के चारों तरफ घूमना है तो वो भी याद करेगा। नहीं तो भाई साहब कोई इशू नहीं है, पकड़ेंगे बस। नहीं, बस से तो क्या होगा, बस से तो काम नहीं चलेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, 4 दिन लगेंगे और चावल का भाव याद रखना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें ट्रेन पकड़ के चावल का भाव याद रखना है या सैलरी लेनी है और अग्निवेदिका के चारों ओर चक्कर लगाने हैं। तुम्हारा ऑप्शन है। जिसको अग्निवेदिका के चक्कर और सैलरी लेनी है तो याद करेगा, ट्रेन पकड़ करके चावल के भाव पूछने हैं तो फिर भाई साहब आप देख लेना। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। अब तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति ये आ जाती है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022। सेकंड ग्रेड वालों, कई तो बचीड़ खाए के आके बैठे होंगे। कौन कौन था जिसने लास्ट सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था? सही बताना भाई, विद्या की शौकन लागे, झूठ बोलो तो, है ना भाई? सही बताना, झूठ बोलो तो। वाह, अरे सही बताना। सर तमन्ना भाटिया के पापा तो बिजनेसमैन में तैयारी करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, वो चाहती है कि मैं मेरे पैरों पे खड़ी होकर के मास्टर नहीं बनूं और समाज में एक नई दिशा लेकर के आऊं। इसलिए वो मास्टर नहीं बनना चाह रही है। उसने 4 साल पहले BSTC कर ली थी और अब इस बार 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही है जी, है ना? आ जाओ साहब। कल बात हुई थी तो कहा था कि मैं आपकी एक भी क्लास नहीं छोड़ती नरेंद्र, चिंता मत करो, आपकी हर एक क्लास पढ़ती हूँ, हर एक क्लास में लाइव रहती हूँ। तो क्लास तो देख रही है ना जी? बताओ यहां से सेकंड ग्रेड का कौन कौन है? हाँ, सेकंड ग्रेड वालों, बचीड़ लगी थी ना लास्ट ईयर, सेकंड ग्रेड में आया था ये पर्सन जी, 30 नवंबर 2022। और राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति की बात करें 18 अप्रैल 2022। ये कब आई थी? 18 अप्रैल वर्ष 2022। और भाई साहब राजस्थान पर्यटन इकाई नीति ये आपके आई थी 4 दिसंबर 2024। ये आ जाएंगी 4 दिसंबर 2024। मुझे इतना पता है कि 90% बच्चों को तो नहीं पता होगा कि राजस्थान के अंदर ये नीति आ गई। क्या आ गई भाई? सर अग्नि वेदिका की याद मत दिलाओ। तो किसकी याद दिलाऊं? वेदिका की जी। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति की बात करें 4 दिसंबर 2024 की बात करें साहब, 4 दिसंबर 2024। ये पर्सन याद रखना साहब। चलो आगे देखो, आगे चले यहां से। यदि आप भी पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोनों की एग्जाम आपके अगस्त महीने में होने जा रही है, तो आप दोनों की एक साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान पटवार और वीडियो MCQ बैच है, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 500 रुपए और प्राइम की फीस है 600 रुपए, जहां पर क्लास स्टार्ट होंगे 10 जुलाई से। प्राइम के अंदर आपको नोट्स नहीं मिले, लेकिन प्राइम के अंदर आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, 10 टेस्ट सीरीज, जो 5 आपको मिलेंगी पटवार के अकॉर्डिंग और 5 मिलेंगी आपको वीडियो के अकॉर्डिंग। जी हाँ, इसके अलावा यदि आप 19 और 20 को राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने जा रही है और यदि उस एग्जाम के से पहले डर लग रहा है कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उस डर को दूर भगाने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए उत्कर्ष क्लासेस कर रहा है और ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट। जी हाँ, जहां पर आपको जहां पे टेस्ट स्टार्ट होगा 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 14 तारीख को शाम को 4 बजे तक, जब मर्जी आए तब आप टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। 14 जुलाई को आपके शाम को 6 बजे इसका यूट्यूब पे सोल्यूशन भी होगा और 15 तारीख को आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि यदि एग्जाम से पहले अपने पूरे राजस्थान स्तर के ऊपर आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपकी रैंक क्या आई थी, वो रैंक जो है ना आपके जोश को, जुनून को बढ़ाता है साहब। चलो आगे देखो, उसके बाद है राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान में पहली बार रेल बस सेवा की बात करें, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई? यही तो है साहब, राजस्थान के अंदर पहली बार रेल बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2 अक्टूबर वर्ष 1994। जी हाँ, ये हुई थी आपके 2 अक्टूबर वर्ष 1994 को। और कहां से? तो ये हुई थी आपके मेड़ता रोड से। ये हुई थी आपके मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। जी हाँ, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर पहली बार रेल बस सेवा की शुरुआत। तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी की बात करें 2 अक्टूबर वर्ष 1994 को। 74 नहीं है, 74 नहीं है, 94 है मेरे भाई, 74 नहीं है, 94 है। 2 अक्टूबर वर्ष 1994। जी हाँ, हाँ जी। चलो आगे बढ़े यहां से।
हाँ जी, आगे देखो, मेवाड़ पर्यटन सर्किट में कौन से प्रमुख या मुख्य पर्यटन स्थल शामिल हैं? मेवाड़ टूरिज्म सर्किट की बात करें तो मेरे बच्चों, आपने जो पढ़ रहे हो ना, पर्यटन पढ़ रहे होंगे, उस पर्यटन के अंदर आपके एक आएंगे पर्यटन सर्किट, उसके अंदर एक आपके आते हैं पर्यटन सर्किट। और ये जो पर्यटन सर्किट है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ये पर्यटन सर्किट क्या करते हैं, ये चीजों को आपस में जोड़ते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ सर्किट की बात करें तो मेवाड़ सर्किट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपके नाथद्वारा उदयपुर भी है, उसके अंदर आपके उदयपुर भी है, तो नाथद्वारा भी है, तो कुंभलगढ़ भी है, तो चित्तौड़गढ़ भी है, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी की बात करें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कुंभलगढ़ की बात करें, ये सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे, ऑप्शन डी। जी हाँ, तो एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले जितने भी राजस्थान में पर्यटन सर्किट है एक बार उनको पढ़ लेना। जी आगे देखो, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? सबसे पहली क्लास के अंदर ही बताया था, आज के पहला प्रश्न में बताया था कि राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 के अंदर। कब दिया गया था? 1989। अच्छा, 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 के अंदर। जी हाँ, 1989 के अंदर दिया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? तो ये दिया गया था आपके मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 के अंदर। उसके साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? राजस्थान की बात करें, यदि हम बात करें अपना भारत का, तो इस भारत के अंदर आपके दो कॉरिडोर आते हैं बेटा। एक आता है आपके उत्तर से दक्षिण की बात करें, और एक कॉरिडोर आता है आपके पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये आपके चलता है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये चलता है आपके श्रीनगर से लेकर के और आपके कहां तक है? कन्याकुमारी की बात करें, यहां तक। ऐसा उत्तर से दक्षिण वाला जो कॉरिडोर है ये श्रीनगर से लेकर के आपके कहां तक है? कन्याकुमारी तक है। ये आपके श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक का हिस्सा आ जाता है। और इसके अंदर यदि हम बात करें कि गुरुजी अपने राजस्थान का कौन सा हिस्सा आता है इसके अंदर, तो राजस्थान का एकमात्र जिला आता है जिसका नाम है धौलपुर। तो ये राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कहां से होकर गुजरता है? धौलपुर से होकर के गुजरता है। ये भी याद रखना, ये जो उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है NH44। तो ऐसे भी आ सकता है NH44। राजस्थान में कहां से गुजरता है? धौलपुर से। या उत्तर से दक्षिण का गलियारा ये कहां से? धौलपुर से है। आगे देखो, नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25। सीधा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? ये एग्जैक्ट आपके आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। ये एकदम आपके आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है कि भैया आर्थिक समीक्षा के अनुसार हमारे यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पे सड़कों का घनत्व कितना आ जाता है? तो 92.66 किलोमीटर। और शायद ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया भी था, आया था ना, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपके आया भी था साहब। जी हाँ। उसके बाद है सामोद रोपवे किस जिले के अंदर है? तो सामोद रोपवे की बात करें ये आपके आ जाता है जयपुर के अंदर। सामोद रोपवे की बात करें ये आपके कहां पर है? ये आपके जयपुर के अंदर है। और एक प्रश्न और आपके यहां से, और वो है शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शिल्प ग्राम योजना की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1989 के अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989 के अंदर। तो ये कुछ अपने प्रश्न थे परिवहन और पर्यटन को लेकर के, जिनके एनालिसिस हम लोगों ने किया और मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। तो इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा तैयारी भी हो रही होगी। और यदि यहाँ पर आया है, यदि हम शिल्पग्राम की बात करें तो शिल्पग्राम उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके माइंड में आना चाहिए। यदि रोपवे की बात आई है तो जितने भी रोपवे थे वो आपके माइंड में आने चाहिए। ठीक है, तो बस ये था मेरे बच्चों आज का सेशन। अब मिलेंगे कल दोबारा से एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।